नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि क्या आप अपने बेचे हुए ज़मीन को या बेचे हुए संपत्ति को पुनः प्राप्त कर सकते हैं, पुनः उससे ले सकते हैं। आइए दोस्तों, इसी टॉपिक को अब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट और आपके कानून, इंडियन कानून क्या कहता है। दोस्तों सबसे पहले समझेंगे कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में इसमें क्या कहता है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, समाज में ऐसा बहुत बार होता है कि आप अपने ज़मीन को आज पैसे की ज़रूरत है, किसी को बेच दिए, लेकिन 5 साल 10 साल के बाद आपके पास पैसा हो जाता है, तो कोई ऐसा कंडीशन होता कि वही जो आप ज़मीन बेचे हैं अपने बाप दादे का, पुनः उस ज़मीन को उसका पैसा देकर या उससे ज़्यादा कीमत, उस समय का मार्केट रेट देकर उस ज़मीन को वापस पा सकते हैं। ऐसा अनेक बार होता है। दोस्तों आइए अब इसी बिंदु पर आपके कानून का प्रावधान क्या कहता है। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 58 एंड 58 सब क्लॉज सी यह प्रावधान करता है कि मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल। दोस्तों, इसके अंदर में कहा गया है कि अगर आप किसी अपने संपत्ति को बेच रहे हैं तो आप एक शर्त उसमें जोड़ सकते हैं कि 5 साल बाद हमें पैसा होगा तो उस समय के तत्काल रेट के अनुसार हम इस ज़मीन को पुनः खरीद सकते हैं। इसे हम लोग पहले कहते थे बै गुलाफा, यानी आप बेचे और पुनः 5 साल के बाद आप हमें वापस, या 10 साल के बाद जो समय उसमें निर्धारित है उसके बाद आप कर देंगे। दोस्तों, इस तरह का प्रावधान ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट की धारा 58 सब क्लॉज सी में की गई है। आइए दोस्तों, अब इसे हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से समझते हैं। प्रोविज़न तो समझ गए, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 58 सब क्लॉज सी क्या कहता है। अब हम इसे समझेंगे दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहता है। केस का टाइटल है दोस्तों प्रकाश थ्रो इट्स लीगल रिप्रेजेंटेटिव, यानी प्रकाश नाम का एक व्यक्ति है जिसके वारिसान के द्वारा यह केस किया गया है। दोस्तों, प्रकाश थ्रो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस जी आराध्या, यह सुप्रीम कोर्ट के केस का टाइटल हुआ। दोस्तों, इसका सिविल अपील नंबर है 706 ऑफ 2015, 706 एंड 2015। लेटेस्ट जजमेंट है दोस्तों, अभी 18 अगस्त 2023 को इसका ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में फैसला हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले इस केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना क्या निर्णय दिया। दोस्तों, इस केस का फैक्ट ये है कि एक लड़के के पिता ने 1963 में एक ज़मीन खरीदी। 10 साल के बाद उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी। 10 साल के बाद वह उस ज़मीन को बेचने लगा या बेच दिया, यह कहते हुए कि मुझे अपने बेटे की पढ़ाई लिखाई में इसकी ज़रूरत है, इस ज़मीन को हम इतना पैसा में बिक्री कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, जब उसके पिता ने ज़मीन बेचा तो खरीदार से एक दूसरा एग्रीमेंट बनवा लिया कि 5 साल बाद या 10 साल बाद अगर हमारे पास उस समय के वर्तमान रेट का पैसा होगा तो आपको पैसा देकर पुनः आपसे ये ज़मीन हम रजिस्ट्री में वापस पा लेंगे, यानी पुनः इस ज़मीन को हम खरीद सकते हैं। इस तरह का एग्रीमेंट एक अनरजिस्टर्ड, जो रजिस्टर्ड नहीं है, वो विक्रय पत्र से अलग बनवा लिया। विक्रय पत्र में तो पूरा पैसा लेकर ज़मीन बेच दिया और एक अलग से एग्रीमेंट बना लिया। दोस्तों, अब दोस्तों अलग से जो एग्रीमेंट बनाया था उसमें समय सीमा निर्धारित थी 5 साल। 5 साल यानी 73 में वो ज़मीन बेचा, 78 जब पूरा हुआ तो जिसने ज़मीन बेचा था, यानी लड़के के प्रकाश के पिता ने जिसने ज़मीन बेचा, वो खरीदार को एक लीगल नोटिस भेजवाया कि आपका समय सीमा 5 साल पूरा हो गया है, अब आप इस ज़मीन को हमें पुनः वापस बिक्री कर दें। उधर से वो जब ज़मीन का खरीदार जवाब देता है कि आपने हमें ज़मीन बेची है, अब इस ज़मीन को हम आपको वापस नहीं कर सकते हैं, चूँकि एक बार बेचा हुआ ज़मीन दोबारा वापस नहीं किया जा सकता। तब अपीलांट के पिता, अपीलांट तो यहाँ प्रकाश है दोस्तों, प्रकाश के वारिसान है दोस्तों, द्वारा इस लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। प्रकाश के वारिसान ने एक ट्रायल कोर्ट में मुकदमा दाखिल किया जिसमें ये कहा कि मैंने ज़मीन 1973 में बेची थी, 5 साल का समय था, एक अलग से मैंने एग्रीमेंट बनाया था कि 5 साल पूरा होने पर उस ज़मीन का पूरा पैसा देकर इस ज़मीन को हम पुनः रजिस्ट्री करा सकते हैं, अपने नाम पर खरीद सकते हैं। लेकिन इस एग्रीमेंट को मानने से अब क्रेता, यानी ज़मीन जो खरीदा था 5 साल पहले 1973 में, वह इनकार कर रहा है। ऐसी परिस्थिति में आप ज़मीन के क्रेता को यह आदेश दें वो ज़मीन हमें पुनः वापस बेच दे। ऐसी स्थिति में ट्रायल कोर्ट ने सभी बिंदुओं पर गौर फरमाते हुए, कानून के प्रावधानों को देखते हुए प्लेंटिफ के आवेदन को खारिज कर दिया, प्लेंटिफ के प्लेंट को खारिज कर दिया, यानी प्रकाश के पिता के केस को खारिज कर दिया। तब वो अपीलेंट कोर्ट में गए, अपीलेंट कोर्ट ने भी इसे खारिज कर दिया। तब मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में गया। अब सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस पहुंचता है दोस्तों, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आगे में 2 यक्ष प्रश्न थे, 2 महत्वपूर्ण प्रश्न थे। सुप्रीम कोर्ट के सामने मूल प्रश्न था कि क्या यह कंडीशनल सेल माना जाए, यानी जो विक्रय पत्र से उसने ज़मीन बेची उसको सेल डीड, और एक अलग से जो एग्रीमेंट बनाया था अनरजिस्टर्ड,
जिसमें कहा गया था कि 5 साल के बाद हम इसे पैसा वापस करके अपना ज़मीन पुनः खरीद सकते हैं। तो क्या इसे कंडीशनल सेल माना जाए, यानी 5 साल के बाद पुनः उस ज़मीन को प्राप्त करने का अधिकार ज़मीन के विक्रेता को है? क्योंकि इस केस में 2 दस्तावेज थे, एक तो विक्रय पत्र सेल डीड जिससे ज़मीन बेची गई, पैसा लिया गया, और दूसरा वो एग्रीमेंट जिस पर 5 साल के बाद पुनः विक्रेता के द्वारा ज़मीन को विक्रेता को बेचने की बात कही गई थी। दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले कानून के प्रावधान को देखा। सेक्शन 58 सब क्लॉज सी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रावधान को पढ़ते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब कोई संपत्ति बेची जाती है, जिस दस्तावेज से बेची जाती है, उसी दस्तावेज में अगर यह बात मेंशन है, यह बात लिखी गई है कि 5 साल या 10 साल बाद उस ज़मीन का उस समय का मार्केट रेट देकर रजिस्ट्री से पुनः खरीदने का अधिकार रखते हैं, तब तो यह कंडीशनल सेल माना जाएगा। लेकिन अलग से अगर कोई इस तरह का दस्तावेज बनाया गया है जिसके आधार पर यह कंडीशन है कि 5 साल या 10 साल बाद हम इस ज़मीन को पुनः खरीद सकते हैं, यह गलत है, हम इसे नहीं मानते। अगर ये सेल डीड में जो पहला विक्रय पत्र लिखा गया था एक ही दस्तावेज में, उसी में अगर यह बातें निहित होती कि 5 साल बाद हमें वापस करना है या री रजिस्ट्री करनी है, तब तो यह कंडीशनल सेल माना जाता। लेकिन दोस्तों, अपने उपरोक्त टाइटल में, अपने इस केस में जिसका मैंने टाइटल ऊपर में दिया कि वह एक रजिस्ट्री से बेच दिया और दूसरा एग्रीमेंट बनवा लिया कि 5 साल बाद इस ज़मीन का पैसा देकर हम इसे वापस खरीद लेंगे, तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस केस में ऐसी बात नहीं है। एक दस्तावेज में ही कंडीशन यानी शर्त मेंशन नहीं है, शर्त नहीं लिखा गया है। इसके लिए एक अलग से दस्तावेज बनाए गए हैं जो न तो कानूनन मान्य है न नैतिक रूप से मान्य है। सुप्रीम कोर्ट ने एक अन्य केस का उदाहरण दिया दोस्तों। उस केस का टाइटल है विश्वनाथ प्रसाद सिंह वर्सेज राजेंद्र प्रसाद सिंह। उस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था दोस्तों कि अगर कोई व्यक्ति कंडीशनल सेल करता है, यानी शर्त के आधार पर सेल करता है कि 5 साल या 10 साल बाद पुनः इसे खरीदने का अधिकार मुझे मिल जाए, इसके लिए ज़रूरी है कि जो दस्तावेज से वो ज़मीन बेचा यानी रजिस्टर्ड सेल डीड, उस रजिस्टर्ड सेल डीड में ही यह बात मेंशन होना चाहिए, बात लिखी होनी चाहिए कि 5 साल के बाद या 10 साल के बाद ज़मीन का विक्रेता पूरा पैसा देकर या मार्केट वैल्यू पर कीमत देकर इस ज़मीन को पुनः रजिस्ट्री कराने का या पुनः खरीदने का अधिकार रखता है। अगर ऐसा नहीं, उस तरह के सेल डीड को या उस तरह के ट्रांसफ़र को कभी भी मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल नहीं माना जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि जो वर्तमान केस है प्रकाश थ्रो द लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेज जी आराध्या वाले, इस केस में दोस्तों ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि इसमें 2 दस्तावेज हैं। पहला जिससे ज़मीन की बिक्री की गई और दूसरा दस्तावेज जिस पर यह कंडीशन था कि 5 साल के बाद पुनः हम इस ज़मीन को पा सकते हैं, रजिस्ट्री करा सकते हैं। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस तरह के कंडीशन मेंशन करने के लिए अलग से कोई भी दस्तावेज बनाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ विक्रय पत्र में ही, सेल डीड में ही अगर ये बात लिख दी जाए कि 5 साल बाद या 10 साल बाद इस संपत्ति को पूरा जो ज़मीन का पहला मालिक था, विक्रेता था, वो पैसा दे करके खरीदार को पुनः उससे री रजिस्ट्री अपने नाम पर करा सकता है, तब तो वैलिड होता। चूँकि यहाँ पर 2 दस्तावेज थे, अतः ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इसे मॉर्गेज बाई कंडीशनल सेल नहीं माना और इस केस को डिसमिस कर दिया दोस्तों, ये कहते हुए कि आप 2 दस्तावेज के आधार पर ज़मीन की री रजिस्ट्री का क्लेम नहीं कर सकते। तो दोस्तों, इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि अगर आप अपना ज़मीन बेचे हैं और उसमें अगर आप ये शर्त डाल दिए हैं कि वो ज़मीन 5 साल बाद या 10 साल बाद हम उस ज़मीन का पैसा देकर, तत्काल का मार्केट रेट देकर पुनः खरीदने का अधिकार रखते हैं, तो निश्चित मानिए दोस्तों 5 साल या 10 साल का समय पूरा होगा, आप उस ज़मीन के खरीदार को पूरा पैसा दे दें और उससे पुनः रजिस्ट्री आप करा सकते हैं, पुनः आप उसी ज़मीन को खरीद सकते हैं और अपने बाप दादे की ज़मीन को बचा सकते हैं दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों, यहीं पर यह मेरा वीडियो संपन्न हुआ।